नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति लर्निंग आउटकम्स पर आधारित ये लर्निंग गैप सामग्री है जिसे कक्षा 8 के विद्यार्थियों को पढ़ना है, जो कि विगत कोरोना काल के कारण कक्षा में नहीं पढ़ पाए थे। तो ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए है, लेकिन ये जो सिलेबस है वो कक्षा 7वीं का है। तो इसके लिए जो एलो कोड है 706, 707, 708 और 710, इन सभी को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए कक्षा 7 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक का हम इन पाठों का अध्ययन करेंगे। जैसे 706 में है पर्यावरण के विभिन्न घटकों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का वर्णन, अपने आसपास प्रदूषण के कारकों का विश्लेषण, विभिन्न जलवायु एवं स्थल रूपों में पाए जाने वाले पादपों एवं जंतुओं की विभिन्नताओं के कारणों को बताना, और प्राकृतिक संसाधनों जैसे वायु, जल, ऊर्जा, पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। तो ये 4 लर्निंग आउटकम्स हैं। ये दूसरा अवधारणात्मक पार्ट है लर्निंग गैप सामग्री का। तो इस वीडियो में हम इसे विस्तृत रूप से जानेंगे, इनके संपूर्ण हल को भी हम देखेंगे। तो इस सामग्री को हम कक्षा 8 और कक्षा 7 दोनों के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी समझें। इसी के आधार पर आगे आने वाले जो टेस्ट होंगे वो भी इसी के आधार पर होंगे। प्रतिभा पर्व का आयोजन होगा, उसके लिए भी ये सामग्री महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में इस कोर्स को हमें कराना है और दिसंबर माह में या जनवरी के फर्स्ट वीक में ही प्रतिभा पर्व प्रस्तावित है। तो ये सामग्री इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को हम अपनी कक्षा के बच्चों तक भी पहुंचाएं, जिससे वो प्रतिभा पर्व की तैयारी भी इसके साथ साथ कर सके। तो देखते हैं हम विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। जैसे पर्यावरण के लिए हम देखते हैं कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे आसपास जो भी उपस्थित है, जहां हम बैठे हुए हैं उसके आसपास जो है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे जल, स्थल, वायु, प्रकाश, ये प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा निर्मित संसाधन है। पेड़, नदी, मानव, पर्वत तथा मानव द्वारा निर्मित है। सड़क, बांध, मेज, कुर्सी, ये सभी मानव। तो ये पर्यावरण के संसाधन है। या पर्यावरण किन किन से बनता है? कुछ प्राकृतिक संसाधनों से और कुछ मानव निर्मित वस्तुओं से या संसाधनों से। तो ये दोनों ही आ जाते हैं कि कौन से संसाधन मानव निर्मित है और कौन से प्राकृति या प्रकृति के द्वारा निर्मित है। तो इसके बाद हम देखते हैं किसी भी जीवित प्राणी के, ये परिभाषा है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। क्वेश्चन अगर आता है पर्यावरण किसे कहते हैं, तो जितना ये इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा हुआ है ये इसका हमारा आंसर होगा, इसकी परिभाषा होगी यहां से यहां तक। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, यानी दोनों चीजों से मिलकर के बनता है पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवित और अजीवीय यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही परिस्थितियां शामिल होती हैं, जबकि मानव निर्मित पर्यावरण में परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां व उनके द्वारा निर्मित संरचनाएं शामिल हैं। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है जल। जल के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, ये पर्यावरण का था, और जल और कुछ है प्रदूषण का। तो जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारी दैनिक दिनचर्या बिना जल के पूर्ण नहीं हो सकती। सौरमंडल के सभी ग्रह पर, हमारे सौर मंडल में जो ग्रह हैं इनकी संख्या है 8, तो सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही जल है, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। अगर इसकी हम परसेंटेज देखें तो 97% भाग जल से घिरा हुआ है। जो इसमें से जो टोटल जल है 97% इसका खारा है और केवल 3% ही हमारा मीठा जल है, यानी उपयोग करने योग्य। इसी को अपन पीने योग्य कहेंगे। इसमें से भी कुछ पानी हमारा बर्फ के रूप में जमा है।
जो हम पीने के लिए उपयोग नहीं कर पाते। पीने योग्य और सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है, ये मुख्य बात हो जाती है। अगर कहीं हानि आती है तो ठंडा होने पर जलवाष्प के रूप में संघनित होकर बादल फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर नीचे गिरता है। जल लगातार अपना स्वरूप बदलता रहता है। ये जो जल वर्षा का जल है वो महासागरों यानी वायुमंडल संपूर्ण पृथ्वी के बीच चक्कर लगाता रहता है। जैसे पृथ्वी पर जो पानी आता है, गर्म हुआ, गर्म से बाष्पित हुआ, बाष्पित होने के बाद पर्यावरण में जाएगा, वायुमंडल में जाएगा और वहां से वर्षा के रूप में फिर पृथ्वी पर आएगा, पृथ्वी से ये फिर महासागरों में चला जाएगा। तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। महासागरीय जल 3 रूपों में गतिमान रहता है। एक तरंग के रूप में चलता रहता है, कुछ ज्वार भाटा और धाराओं के रूप में। तो ये थी जल से संबंधित कुछ अवधारणात्मक प्रश्न। इसके साथ साथ कुछ हम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में देखते हैं कि स्थल की ऊंचाई में परिवर्तन होने से जलवायु भी परिवर्तित होती है, जिससे प्राकृतिक वनस्पति बदलती रहती है। जैसे हम देखते हैं मरुस्थलों में अलग प्रकार की वनस्पति होती है, बर्फीले क्षेत्रों पर अलग प्रकार की वनस्पति होती है और ठंड वाले जो प्रदेश हैं, शीत प्रदेश हैं, वहां की वनस्पति कुछ अलग होती है। प्राकृतिक वनस्पति कुछ कारकों से प्रभावित होती है, जैसे तापमान। यदि तापमान में परिवर्तन होगा तो वनस्पति में भी परिवर्तन होगा। वर्षा, मिट्टी और नमी। इसके बाद ढाल, जैसे पानी का बहाव कैसा है, पानी रुकता है या बहता चला जाता है, ये वनस्पति के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में या 3 प्रकारों में बांटा जाता है। क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक वनस्पति के कितने प्रकार हैं या कितने रूपों में पाई जाती है, तो संख्यात्मक प्रश्न होगा, आंसर होगा इसका 3। कौन कौन सा है इनका? तो पहला है वन, दूसरा है घास भूमि और तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। तो ये प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रकार हैं। वन कहाँ होते हैं? जहां अधिक वर्षा और उपयुक्त तापमान है। यदि वर्षा कम है तो भी वन नहीं होगा और तापमान में फ्लैक्चुएशन या उपयुक्त नहीं है तो भी वनों की मात्रा नहीं होगी। घास भूमि मध्यम वर्षा वाले, यानी वर्षा ना तो ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो। कांटेदार झाड़ियां ये होती हैं न्यून वर्षा वाले, जहां पर पानी की मात्रा कम है। ऐसे स्थानों पर न्यून वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं, जैसे राजस्थान, और इसी कारण से वहां रेगिस्तान की मात्रा बढ़ जाती है। वनस्पति की विविधता के कारण उनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों में भी विविधता होती है या विविधता पाई जाती है। तो ये थी इन सभी एलो से संबंधित कुछ विषय वस्तु। इसी के विस्तार से पढ़ने के लिए हम कक्षा 7 की अभ्यास पुस्तिका जो है आपकी टेक्स्ट बुक, क्लास बुक जो है उससे पढ़ सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ वर्कशीट भी बच्चों को करना है। चलिए हम इसे देखते हैं। पहला है अभ्यास हेतु वर्कशीट में पहला प्रश्न अगर हम देखें कि अपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरणों को देखना है कि आपके घर के आसपास कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रकृति के द्वारा बनी है, कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक जैसे जीव हैं आपके आसपास, घर के आसपास, जमीन, वायु और जल, ये सामान्यतः मैंने लिखा है, इसमें आप कुछ शब्दों को और भी जोड़ सकते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण, तो घर हमारे पास है, कोई पार्क हो सकता है, जरूर नहीं है कि सभी को पार्क लिखना है, सड़क है और मंदिर है। किसी के पास और भी हो मानव निर्मित कोई ऐसी वस्तुएं या स्थान, तो हम उसे लिख सकते हैं। जैसे किसी के पास कुआं हो सकता है, किसी के पास हैंडपंप हो सकता है, किसी के पास केवल रास्ता होगा, सड़क नहीं होगी, किसी के पास कच्चा रास्ता होगा। तो जो भी आपके घर के आसपास है, इस प्रश्न को जो स्टूडेंट को करना है वो अपने परिवेश के अनुसार करना है, ना कि यहाँ कोई टेबल दी गई है। दूसरा प्रश्न हम देखें तो इसमें कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं। इन फिलिंदा ब्लैंक्स को जो कोष्टक में दिए गए शब्द हैं, इन्हीं के आधार पर भरना है। 4 फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, 4 शब्द हैं। तो पहले में जैसे पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को क्या कहते हैं? इन 4 में से देखें तो वायुमंडल, पहले में भरा जाएगा वायुमंडल, दूसरे में भरा जाएगा जैव मंडल और तीसरे में स्थल मंडल, चौथे में है जल मंडल। जैसे पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को
क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो ये चारों फिलअप है, खाली स्थान है, इसमें से ही देख करके भरना है। नेक्स्ट हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए संसाधनों को जीवीय और अजीवीय समूह, ये जो संसाधन यहाँ ब्रैकेट में दिए गए केवल इन्हीं में से हमें लिखना है, बाकी अलग से कुछ नहीं लिखना है कि जीवित समूह के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और अजीवित में क्या आते हैं। तो ये सभी यहाँ प्राकृतिक और मैनमेड से कोई मतलब नहीं है। तो जीवित समूहों में पेड़ यानी पौधे जीवित समूह के अंतर्गत आते हैं और मनुष्य, दो ही इसमें है केवल, बाकी ये सारे जो शब्द हैं वो अजीवित समूह के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए, कि आप सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ चला जाता है। तो इसे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जब हमने पानी डाला उसके बाद धूप हुई तो धूप होने से पानी वाष्पित हो जाता है सूख करके और वायुमंडल में चला जाता है, इसलिए दोबारा पानी डालना पड़ता है नेक्स्ट डे। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, लेकिन फिर भी पानी के लिए हमें परेशानी होती है या जल की कमी होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम पानी जल है 97%, 90% नहीं है, यहाँ हमें 97 देखना है कि 97% जल हमारा खारा है, केवल 3% ही हमारा कैसा है, मीठा जल है। उसमें से भी कुछ जल प्रदूषण से हमारे योग्य नहीं रहा है और कुछ बर्फ के रूप में है, इसीलिए हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। छठवां प्रश्न है, नदी, तालाब और हैंडपंप के आसपास कौन कौन से कार्य करने से प्रदूषण होता है। तो इसमें नहाने से, कपड़ा धोने से, पशुओं को नहलाने से, ये मुख्य मानव गतिविधियां हैं जो क्या करती हैं, इन जलीय स्रोतों को दूषित करती हैं। आपके समझ में और भी कुछ आता है या और आपके यहाँ कोई दूसरा स्रोत भी हो सकता है, कारक इसका हो सकता है। सातवां प्रश्न हम देखते हैं कि आपके आसपास के वातावरण का अवलोकन कर इस तालिका को पूरा करना है। यहाँ सामान्यता एक लिखा हुआ है, जहां मैं रहता हूं उसके आसपास के हिसाब से बना के क्वेश्चंस को इसको किया हुआ है। आप अपने परिवेश के अनुसार करें, जैसे आपके यहाँ और भी कोई प्रदूषण हो सकता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, हो सकता है कि आपके आसपास मृदा प्रदूषण हो, तो हम उसे लिखें। तो कौन सा प्रदूषण है, उस प्रदूषण का क्या कारण है और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसे दूर करने का कुछ उपाय हमें यहाँ लिखना है। जैसे वायु प्रदूषण है, इसका मुख्य कारण है वाहन। अगर शहरों में हम देखें तो मुख्य प्रदूषण की यही समस्या है। इसके लिए क्या है, वर्तमान में सीएनजी वाहनों का उपयोग करें, डीजल पेट्रोल के वाहन का उपयोग कम से कम होता जा रहा है बड़े शहरों में। दूसरा है कार पूलिंग से। कार पूलिंग साथियों एक नया शब्द लगता है। तो कार पूलिंग क्या है कि अगर कोई वर्किंग क्षेत्र में जाता है तो अपने वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए यदि आसपास के यदि पड़ोसी मित्र कोई और जाते हैं तो हम अपने वाहनों को शेयर कर सकते हैं। एक दिन आप उसके साथ में जाएंगे, दूसरे दिन वो आपके साथ में जाएगा, एक वाहन कम चलेगा, उसका प्रदूषण हमारे वातावरण में कम होगा। तो इस तरह से कुछ हम अपने सुझाव भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहां कहां जल का उपयोग करते हैं एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहां कहां कर सकते हैं। तो जल का उपयोग कहां करते हैं, पहले हमने ये लिखा हुआ है, सुबह जब जागते हैं तो उस समय सबसे पहले ब्रश करने में जल का उपयोग होता है, फिर नहाने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, खाना खाने में, और भी आपको जो बातें लगती हैं उन्हें आप जल का उपयोग। पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं जल का हम, कि जो किचन से निकला हुआ पानी है, यदि आपके घर में किचन गार्डन है वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। तो पुनः उपयोग का एक तरीका आप अपना बता सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखें तो प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए कितने थे। तो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की होती है। पहला होता है वन, दूसरा है घास भूमि और तीसरा कांटेदार झाड़ियां। केवल 3 ही प्रकार हमारे उसमें लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियां क्यों पाई जाती हैं। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया था अवधारणा में कि जो राजस्थान है वहां पर बारिश कम होती है, इसीलिए राजस्थान में पानी की कमी है, वहां रेगिस्तानी एरिया है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। इनके जो पौधे, ऐसे पौधे वहां पर उगते हैं
जिनमें पत्तियां कम से कम हों। तो पत्तियों का रूपांतरण हो जाता है, यानी पत्तियां ही कांटों में बदल जाती हैं और तना हरा हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। जैसे हम देखते हैं नागफनी के पौधे होंगे, वहां पर कैक्टस के पौधे होंगे। तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर, आप उसके अनुसार आप लिख सकते हैं अपने परिवेश के अनुसार या इसका इमेजिन करके। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में क्या है, पर्यावरण मंत्री हैं। तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो विद्यालय परिसर में हम पौधे लगाएंगे, ये आपको अपने सुझाव देना है। नेक्स्ट है, विद्यालय में किचन गार्डन तैयार करेंगे। यदि खाना आपके यहाँ बनता है, एकीकृत रसोई है, खाना बनता है, तो उसमें से जो निकलने वाला पानी है वो हम कहाँ करेंगे, किचन गार्डन से जाएगा गार्डन में, और उस गार्डन में हम सब्जियां फल फूल लगा सकते हैं। तो इस तरह से और भी आपको जो सुझाव लगते हैं उन्हें भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगला जो प्रोजेक्ट कार्य है, इस प्रोजेक्ट कार्य को बच्चों को देना है और थोड़ा समझा देना है कि एक आदर्श पर्यावरण की संकल्पना करें जिसमें आप रहना चाहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाएं, कोई कविता लिखें। यदि किसी को लिखने में रुचि है तो पर्यावरण के ऊपर वो कविता लिख सकता है, या पर्यावरण संरक्षण के जो एक आदर्श पर्यावरण कैसा होना चाहिए, जहां पर प्रदूषण कम हो, सभी प्रकार के वाहन अगर चलते हैं तो ऐसे चले जो नॉइस पॉल्यूशन नहीं करें, वायु प्रदूषण न करें, पानी का उपयोग कैसे हो, ऐसा एक हमें एक यहाँ पर सीनरी या ड्राइंग बच्चों से करवा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाकलन। जब इतना सब बच्चे कर लेंगे तो फिर बच्चे को देखना है कि हमने कितना सीखा है। अपने घर में उपलब्ध संसाधनों एवं विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए कि आपके घर में जीवित समूह में क्या क्या है और अजीवित समूह में क्या है। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है वो हम इस समूह में लिखेंगे, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, घड़ी। जीवित समूह में पौधे भी गमलों में लगे रहते हैं, छिपकली है, चूहा है और घर के सदस्य, ये आपके जीवित समूह में। तो ऐसे ही विद्यालय में जीवित समूह में क्या है, पेड़ है, शिक्षक है और बच्चे हैं। ऐसे अपन को और कुछ दिखता है आपके विद्यालय में जीवित में से तो उसे भी आप लिख सकते हैं। अजीवित समूह में बोर्ड, पेन, डस्टर, टेबल, कुर्सी, घंटी, तो ये है। और भी आप शब्दों को यहाँ जोड़ सकते हैं। आप किन आदतों को बदल अपनाकर जल संरक्षण कर सकते हैं। तो कुछ विधियां मैंने लिखी है जल संरक्षण की, बाकी आप इन्हें कुछ परिवर्तित भी कर सकते हैं। लोग पानी का दुरुपयोग किस किस प्रकार से करते हैं। कई बार होता है कि जब ब्रश करते हैं और हमारे पानी का नल खुला रहता है, इससे पानी बर्बाद होता है या बेकार चला जाता है। नहाने के लिए भी हम टब का यूज करते हैं, वाटर टब। तो उस टब में बहुत सारा पानी, नहाने एक बाल्टी पानी से भी नहाया जा सकता है और एक टब से भी नहाया जाता है। तो इस तरह से हम दो उदाहरण यहाँ पूछे थे, सामान्य उदाहरण ये है, आप जो भी है उसके अनुसार इनको परिवर्तित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थी अपने दादा दादी या अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 दशकों में पर्यावरण में क्या बदलाव आए। आप देखें पहले पर्यावरण कैसा था, अब क्या बदल गया। पहले हम देखते थे केवल बैलगाड़ियां चलती थी, वाहन नहीं चलते थे। अब वाहन चल रहे हैं, बैलगाड़ियां नहीं चल रही है, तो उससे प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। पहले कुछ अलग तरीके का पर्यावरण था, अब पर्यावरण बदल गया है। तो इस तरह से ये पर्यावरण से, ये काफी इंटरेस्टिंग पहेली है, वर्ग पहेली जिसे अपन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिसमें क्या क्या दिया गया है, वन्य जीवों के नाम है इसमें, जो वाइल्ड जीव हैं उनके, तो और कुछ घरेलू जीवों के। तो इनको वर्गीकृत किया गया है, पानी में कौन से रहते हैं, वन में कौन से रहते हैं और घर में पालतू जानवर या पालतू जीव के रूप में कौन है। इनमें से छांट के हमें लिखना है। यहाँ तो केवल वर्गीकृत किया गया है इसी में से छांट करके। आगे आप इस पर एक गतिविधि और दे सकते हैं, इसमें जो खाली पड़े स्थान है कोई ऐसा अक्षर लिखें जिससे कि कोई एक वर्ल्ड जीव का, मतलब इस तरह के जो जीव है नाम लिखे हुए हैं, उसी तरह के कुछ अन्य नाम भी आप उनसे बनवा सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये आपने मैंने एक बना के बताया है,
यहाँ पहले नहीं था, का और रा पे बड़ी की मात्रा थी, करी। इसमें अगर हम बा जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बकरी। अभी केवल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पालतू जानवरों में भैंस गाय थी और तोता बकरी को हमने इसमें और ऐड कर दिया है। तो बच्चों से हम इसमें करवा सकते हैं, कुछ और भी नाम इसमें आप बना सकते हैं। जैसे जल में रहने वाला जीव है, ये बता और खा है, इसमें अगर हम बा लिख देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर बतख, ये जल में रहती है। तो इसी तरह से हम और भी कुछ जीवों के नाम बना सकते हैं कि आप एक अक्षर लिखें और उससे आप नया नाम बन जाए। तो एक रोचक वर्ग पहेली बन जाएगी, बच्चों को इसको करने में भी कुछ आनंद महसूस करेंगे। नेक्स्ट है, आपके गांव शहर में उपलब्ध जल स्रोत किस प्रकार से प्रदूषित होते हैं। सभी के यहाँ आपके परिवेश की समस्या भिन्न भिन्न हो सकती है, तो एक सामान्य तरीके से क्वेश्चंस को लिखा गया है, इसे आप पढ़ें और पढ़ने के बाद जो आपके क्षेत्र पर लागू होता है उसे आप यहाँ पर लिखें कि किस तरह से प्रदूषण आपका होता है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण वर्कशीट, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए लर्निंग गैप पर आधारित सामग्री। ये सामग्री कक्षा 7 की है, तो इसे कक्षा 7 के बच्चों को इस पाठ को पढ़ने में कुछ मददगार हो सकती है। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी दे सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। बाकी किस तरह के वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो की दिखाई गई सामग्री की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।